अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है आप लोगों का? इतनी बातें हैं जो हम कर रहे थे अभी शो में, यहाँ बैठे हुए अपनी टीम के साथ भी कर रहे थे। आधी बातें हम आपके साथ नहीं कर सकते। उसमें से हम चुन रहे हैं कि हम चुन रहे हैं कि हम आपसे क्या कौन सी बातें आपसे कर सकते हैं, कौन सी बातें नहीं कर सकते। तो पता नहीं, आई हैव अ फीलिंग कि नो यू डोंट, जो गुफ्तगू हम करते हैं या जो गुफ्तगू पर्टिकुलरली सोशल मीडिया पे, तो जाहिर है कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। जिसका जो जी चाहता है वो उठ के बोलना शुरू हो जाता है। Absolutely. कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उफक पर दूर कहीं होराइजन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कोई रेगुलेशंस, नॉट रियली, आई डोंट नो वी शुड कॉल इट रिस्ट्रिक्शंस एज ऑफ नाउ और नॉट, बट यस, कुछ ना कुछ होने वाला है या हो सकता है। अच्छा जी, this is just a gut feeling, but let's see. तो हो ही रहा है, लेकिन बारिश कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, तो इस पे हमने जरूर बात करनी है। मगर लाहौर में हो रही है, लाहौर में बिल्कुल हो रही है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इनफैक्ट बारिश हो रही है और चलें जी, या हुई है, कहीं हो गई है, कहीं हो रही है, मतलब तेज हवाओं के साथ हुई है, गर्मी की शिद्दत में काफी कमी आ गई है। ऐसा है कि वो वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। ये लें जी, आपके लिए कुछ विजुअल्स भी हैं और आपने बिल्कुल सही कहा है कि तेज हवाएं भी चल रही हैं, गर्मी की शिद्दत में कमी भी डेफिनेटली आ गई है। नारोवाल, शकरगढ़ में भी बारिश हुई है, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई है और महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पूरे पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई भी है और इसमें आप कराची को भी डाल सकते हैं, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि आज रात को, आज शाम को बारिश हो सकती है। अच्छा, कराची में आपको पता ही है, किसी इलाके में एक गली में बारिश होती है, एक गली में बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से शदीद हब्स की कैफियत, हवा बंद, ये जो वैसे अभी हमने शॉट्स दिखाए हैं वो इतने ग्रीन थे कि वो देखते ही पता चल गया कि वो हमारे तो नहीं है, वो लाहौर के थे। लाहौर में ये हवाएं चली हैं लाहौर में। सो जो कराची की हवा होती थी, ऐसा लग रहा है कि लाहौर रुस के हमसे रूठ कर, हमसे नाराज होकर चली गई है। लेकिन लाहौर में आंधी के साथ बारिश का फिनोमेना मानसून में बहुत पुराना है, इट इज नॉट न्यू। सो उसी से तो थोड़ी सी रिलीफ आती है। झक्कड़ चलते हैं और फिर आप बस काले बादल छाते हैं और बारिश हो जाती है और क्या ही मंजर होता है। और फिर पकौड़े बनते हैं, मतलब वो एक सीन ऑन हो जाता है। तो वो डेफिनेटली लाहौर में हो रहा होगा, लेकिन हम तो वहां नहीं है। कराची, ठट्टा, बदीन, सुजावल समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां आज रात या शाम से दोबारा बारिश की पेशगोई की जा रही है। जहां एटलीस्ट कराची के उस हिस्से में जहां मैं रहती हूँ, कल रात को वहाँ थोड़ी सी बारिश हुई थी और पता भी नहीं चला, खामोशी से आई और जो बाहर कपड़े सूखने के लिए टंगे हुए थे वो दोबारा गीले होके, तो फिर हमें पता चला कि इधर हुआ क्या है और दबे पैर चली गई। सो ये है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वी हैव अ लॉट मोर टू डिस्कस एंड टॉक अबाउट, तो शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं भाई। और कल एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अब ऐसा लग रहा है कि दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और अब ऐसा लग रहा है कि पर्टिकुलरली पीटीआई की पॉलिसी या तो अब वाजे हो गई है या पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं वो लोग कि इधर DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उधर तुर्की ब तुर्की जवाब देने के लिए वो आ जाते हैं। सो या इज दिस न्यू? इट सीम्स लाइक कुछ थोड़ा सा वक्त लिया जाता था, सोच समझ कर रिस्पॉन्स किया जाता था, लेकिन अब तो टिट फॉर टैट चल रहा है। ऐसा ही चल रहा है। एक अरसे से सोशल मीडिया पर कौमी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम जारी है। खास तौर पर फौज को टारगेट किया जाता है। आमतौर पर इसका इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ के हामियों और कारकुनों पर लगाया जाता है। पाक फौज ने इसे डिजिटल दहशत गर्दी करार देते हुए कहा है कि इसे हर सूरत रोकना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल दहशत गर्दी पर खुलकर बात। हमने बहुत सारी टर्म्स इससे पहले आपसे डिस्कस किए हैं, डिजिटल लिटरेसी एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन डिजिटल टेररिज्म इज द न्यू थिंग। देखिए, ये जो हो रहा है ये है डिजिटल दहशतगर्दी, इज नथिंग बट डिजिटल टेररिज्म। जिस तरह एक टेररिस्ट वेपन, हथियार पकड़ता है, बम पकड़ता है और उसके ज़रिए अपनी जो विल है वो इम्पोज करता है सोसाइटी पे और अपने इर्द गिर्द, ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए, फेक न्यूज़ के ज़रिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। तो दे आर बोथ डूइंग द सेम थिंग। लेकिन दोनों में एक बड़ी मज़ेदार अलाइनमेंट है जो आपको नज़र आ रही है। वो अलाइनमेंट ये है कि दोनों का टारगेट जो सा है वो फौज है। फिजिकल दहशतगर्द को तो आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप उस पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं, आप जाते हैं, आप उसको न्यूट्रलाइज करते हैं।
एंड वी डू इट। जो डिजिटल दहशतगर्द है उसको कानून ने रोकना है, उसको मॉनिटरिंग ने रोकना है, उसको रेगुलेशन ने रोकना है, उसको सजाओं नहीं रोकना है। क्योंकि ये आप दुनिया में, ये पहले भी हो रहा है ना, तो आप देखें दुनिया में लोग जो फेक न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा है, उसको ऐसे ही रोकते हैं। आपके मुल्क में आपने भी खुद कहा कि कुछ अरसे से क्या एक तवातर से फौज की क़यादत के ख़िलाफ़ और इदारों की क़यादत के ख़िलाफ़ क्या बेहुदा से बेहुदा बातचीत नहीं की गई? इस फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को फैलाने पे कितने लोगों की जायदादें ज़ब्त हुई, कितने लोगों को जेल में डाला गया। इसके बजाय इसके कि इसके ख़िलाफ़ कानून और अदालतें और रेगुलेशन ये आगे बढ़ें, इनको मज़ीद स्पेस दी जाती है। आपके एक तरफ खारजी टोला बैठा हुआ है जो अफगानिस्तान में पनाह लेके बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ भारत है जो कि मौके की ताक में है ये कब इसकी फ़ौज और इसके अदारे वीक हों तो हम अपनी वारदात डालें। वैसे ये बात होता है कि ज़ाहिर है जब आपका एक दुश्मन बैठा है तो वो तो इसी मौके की तलाश में रहता है कि कब ये अंदर से खोखले हों और हम इन पर वार करें, और हमारे इकोनॉमिक हालात भी आपके सामने ही हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं है, दहशतगर्दी के खिलाफ पहले से जारी कार्रवाइयों का एक तसलसल है। इतने संजीदा इशू को सियासत की भींट चढ़ाया गया है। सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाया जाए। DGISPR ने शिकवा भी किया कि 9 मई वाक़यात में मुलव्वस मुजरिमान को भी स्पेस दी गई है। जब 9 मई का वाक़या हुआ तो मखसूस एक सियासी गिरोह ने, एक इंतशारी टोले ने ये बातचीत करनी शुरू कर दी, एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी फ़ौज ने इनको रोका क्यों नहीं, इनको गोली मार देते। चूंकि इन्होंने गोली नहीं मारी इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके आए। आप अगर फ़ौजी तनसीबात पे किसी जगह पे कोई इंतशारी टोरा बलवाई आता है तो पहले उसको बड़ी क्लियर वार्निंग दी जाती है। अगर स्टिल वो आता है तो फिर एरियल फायर किया जाता है। अगर स्टिल वो नहीं रुकता तो जिस तरह फिर उसके साथ ट्रीट करना चाहिए वो ट्रीटमेंट हो। आप की जो कानूनी निज़ाम है, जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मज़ीद फैलेगी। और आपको बताएं कि DGISPR ने बन्नू अमन मार्च से मुताल्लिक कहा कि कुछ मुसल्लह लोग पहले से अमन मार्च में शामिल थे। हजूम को कंट्रोल करना फ़ौज की जिम्मेदारी नहीं, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक क्राउड के अंदर आके शरपसंद अनासिर घुसते हैं और फायर करते हैं और लोगों को मारते हैं, तो ये जिम्मेदारी तो वहाँ की इंतज़ामिया की, पुलिस की, सूबाई हुकूमत की है। तो ये नहीं समझ आता अपनी एक सियासी जमात अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस चीज़ का प्रोटेस्ट करवाई जा रही है। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगरचे किसी जमात का नाम नहीं लिया, लेकिन तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल मुतवक्के था और वो आया। PTI ने तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट भी करार दिया। और आज की जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको वाज़े तौर पर बात करता हूँ कि इसको कानून में कहते हैं इंडाइटमेंट। ये सिविलियन हुकूमत जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये इसके खिलाफ, इसकी नाअहली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ये इनके चीज हाथ में है नहीं चीजें। लिहाजा सिविलियन गवर्नमेंट को भी जरा होश के नाखून लेने चाहिए कि उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या जरूरी करनी थी, आपका तारण कर लेता या XYZ कोई वहां पे उठ के कर लेते, और DGISPR को माजरत के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी बनती नहीं थी। अच्छा, हालिया दिनों में एक तासुर उभर रहा है कि मखसूस नशिस्तों का अपने हक में फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ का रवैया पहले से भी ज़्यादा जारहाना हो गया है। असद कैसर जैसे सीनियर रहनुमा मुल्क में खाना जंगी की पेशगोइयाँ कर रहे हैं। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को ये बात समझना होगी कि डिजिटल दहशत गर्दी के आगे बंद ना बांधा गया तो इससे कोई एक इदारा नहीं, पूरा मुल्क कमज़ोर होगा। और मेरा ख्याल है कि ये बात तो अब इतना मुश्किल नहीं है समझना, समझ आ जानी चाहिए।
कि सियासी इख्तिलाफ का मतलब एक्चुअली हरगिज़ ये नहीं है कि कौमी मफाद को ही दाव पर लगा दिया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि कौमी मफाद को दाव पर लगाया जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम हुमा उन लोगों से भी सवाल होना चाहिए, और अगेन मैं कहूँगा कि उन लोगों से सवाल होना चाहिए जिन्होंने अगर कोई किसी सियासी जमात को इंतशारी टोला या बलवाई समझता है, इनको इस स्टेज तक पहुंचाने और इक्विप करने वालों से भी तो सवाल हो। मतलब ये जो डिजिटल दहशतगर्दी की टर्म आज हम सुन रहे हैं, ये डिजिटल एक्टिविस्ट या स्पीकर या यूट्यूबर या सहाफ़ी एक वक्त में इनको भर्ती कर कर दिए भी गए थे, मतलब पेश किए गए थे, सारे नैरेटिव बताए गए थे। उस वक्त उसे 5th जनरेशन वॉर का नाम दिया जाता था। So those should also be questioned. Absolutely. ये इतनी पुरानी बात भी नहीं है, डेफिनेटली लोगों को याद होगी। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ हैं। उमर, वाज़े कर दिया गया है कि अज़्म इस्तेकाम कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, एक ग्रैंड प्लान है जिसमें दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी की जड़ें जो हैं वो ख़त्म की जानी है। क्या हम ये समझ लें कि आने वाले दिनों में नई कानून साजियाँ, सोशल मीडिया रेगुलेशन ख़ास तौर पे, और बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारे आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ लाएगा? देखिए, अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अबहम पाया जाता था, और मेरे ख्याल है कि एक शौरी तौर पर एक कोशिश के ज़रिए अबहम पैदा करने की अबहम पैदा किया गया है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का नाम दिया गया। बेसिकली वो एक पॉलिसी थी या एक मुहिम थी जिसमें ऑपरेशन भी शामिल था, और ऑपरेशन छोटे मोटे जो हैं वो पहले हो रहे हैं, लेकिन जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं उसमें लगता है कि मैसिव लेवल पर एक डिस्प्लेसमेंट होगी, लोगों को उठाया जाएगा, और जिन लोगों ने इस सारी चीज़ों को पहले जिनका तजर्बा है वो वैसे ही ट्रॉमा में चले जाते हैं इस तरह की बातें सुन के। तो इसके कोई लोगों के सियासी मकासद भी थे, लोगों ने इसको गलत अंदाज में बयान करने की कोशिश की है, और अनफॉर्चुनेटली हुकूमत को भी काफ़ी दिन लगे लोगों को ये बताते हुए कि ये आप जो सोच रहे हैं ये गलत है। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक वक्त फौरी तौर पर इनका तदारक करना चाहिए था। अब आने वाले टाइम पर क्या होगा, आने वाले टाइम पर जो सोशल मीडिया है उस पर तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल टाइम आ रहा है, और ख़ास तौर पर जो फेक न्यूज़ है या जो उनकी नज़र में फ़ेक न्यूज़ है, ऐसे लोग जो हैं वो उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस आएंगे। जिस तरह अभी पीटीआई के कोई लीडर पकड़े भी गए हैं, बाकी लोग जो हैं उनकी फ़हरिस्त तैयार हुई है, काफ़ी लोगों की फ़हरिस्त तैयार हुई है। अब मुझे लग रहा है कि जैसे कोई शायद मज़ीद गिरफ़्तारियाँ हों आने वाले दिनों में। तर्जुमान पाक फ़ौज की जानिब से उमर चीमा साहब, एक बार फिर 9 मई के वाक़यात का भी जिक्र किया गया। 9 मई के मुजरिमों को सज़ा ना मिलने का शिकवा दोहराया गया, पहले भी हो चुका है। अब अदालती निज़ाम से हम इसे शिकायत समझ लें, या आपको इस शिकायत में वज़न नज़र आता है क्या वाकई अदालती निज़ाम में बात आगे नहीं बढ़ सकी, या फिर प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरियाँ भी थीं कि इन केसेस को सही से आगे परसू नहीं किया गया? देखिए, उनकी बात में वज़न है। आप ज़रा इमेजिन करें कि अगर कोई अदालती तनसीबात पर इसी तरह के हमले किए जाते थे, क्या अदालतें उनको एक लाइट अंदाज में लेती या कि वो उसको बड़ा वो संजीदा लेती? फ़ौजी तनसीबात पर हमले आज तक टीटीपी वाले नहीं कर सके, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले नहीं कर सके। कई लोग जो हैं उनको जो एक तहरीक लब्बैक की इंतहा पसंदी पर काफ़ी इतराज़ होते हैं, लेकिन उन्होंने भी वो काम नहीं किया जो कि एक पीटीआई ने किया। ज़रा आप इमेजिन करें कि अगर ये वाला काम टीटीपी ने या टीएलपी ने किया होता तो क्या हमारा टॉलरेंस लेवल इतना होता, या अदालतों का टॉलरेंस लेवल इतना होता जितना हमने शो किया? ऐसा नहीं है। तो लिहाजा एक तो अदालत ने ये मामला वो इसको एक तूल दे रहे हैं, और ये मामला अभी तक लटका हुआ है कि इसका क्या करना है। उधर फ़ौजी अदालतों में केस सुने जा सकते हैं या नहीं सुने जा सकते, प्रोसिक्यूशन वाली स्टेज तो बाद में आएगी। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के ये एक तरह की जो अदारों के दरमियान मुहाजरा ही है, इससे चीज़ें बेहतर नहीं होती। इससे फिर यही होता है कि हर बंदा हर अदारा अपनी अपनी मर्ज़ी करने की कोशिश कर देता है, जो मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। ये जो एक अदारा जाती तनाव है, इसने हमारे मुल्क को पहले भी बड़ा नुकसान किया है, इस पर गौर करना चाहिए, और ये जो वाक़या है इसको मामूली लेना भी नहीं चाहिए। 9 मई वाले वाक़े को इसको संजीदा से लेना चाहिए था। अच्छा उमर, फाइनली ये भी बताएं कि एक मौके पर ये भी बताया गया था कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है उसका जवाब अब फ़ौज खुद दिया करेगी, रेगुलर इंटरेक्शंस होंगे। तो ये समझ लिया जाए कि हुकूमत जैसा रिस्पॉन्स देती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा?
देखिए, एक तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुझे पता चला वो मकसद ही ये था कि ये जो एक रेगुलर इंटरेक्शन है उसकी तरफ ये एक पहला कदम है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाकी जो इश्यूज़ हैं उनको साथ उन्होंने एड्रेस किया। उनका ये कंसर्न फेक न्यूज़ के हवाले से बढ़ता जा रहा है कि आए दिन जो भी बंदा उठता है, जो उसके मुंह में आता है, वो सारी बातें बयान करके अपनी तरफ से वो लगता है जैसे सीने में कौन से राज लिए फिर रहा है। तो लिहाजा एक तो जो फेक न्यूज़ है इसको ख़ास तौर पे जो फ़ौज है, यानी कि उनका जो एक मेन कंसर्न है फ़ौज है, तो वो समझते हैं कि इसका कोई तदारक होना चाहिए और वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करें। अब ये है कि क्या ज़्यादा इंटरेक्शन करना ओवरऑल उससे मामला इतना संजीदा रहेगा या वो एक रूटीन वाली ऐसे ही लगेगा कि जैसे कोई दफ्तर खारजा की कोई हफ्तावार ब्रीफिंग है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें भी एक एतदाल की ज़रूरत है कि ज़्यादा इंटरेक्शन का क्या मतलब है। तो ये चीज़ उम्मीद है कि वो इस पर गौर करेंगे। दूसरा ये है कि हुकूमत तो अपना दिफा नहीं कर पा रही, हुकूमत ने फ़ौज का क्या दिफा करना है। तो लिहाजा अगर वो कोई ये वो तो कर रहे थे कि हुकूमत उनका दिफा करेगी, तो मेरे ख्याल है वो ये उनकी गलत फहमी थी। अब जो है उनको एहसास हो गया होगा। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा was making sense out of the press conference और yes तो क्या ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगी तो फिर ज़्यादा जवाब भी आएगा, फिर पता नहीं क्या माहौल बनेगा। हाँ, मुझे अभी भी ये समझ नहीं आया कि कर्टेल किस तरह होगा काम। लेकिन you know the sense should prevail and everybody should sit down and talk to each other and you know do something कि हम इस मुल्क को जिस पॉइंट पे ले आए हैं कहीं ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ना बन जाए। नहीं होगा, डोंट वेट फॉर दैट, ये नहीं होने वाला। लेकिन एक चीज़ जो शायद हो सकती है वो है बारिश। प्लीज़ लेट अस टॉक अबाउट द वेदर, क्योंकि इस वक्त ना ये सारी चीज़ें एक तरफ कंसर्निंग चीज़ यही है कि कराची वाले तो इतना ह्यूमिड है कराची इस वक्त कि अगर आपने गलती से कोई एसी वगैरह कमरे में लगाया और फिर थोड़ी देर के लिए अगर आप अपनी खिड़की खोल देना तो पूरा कमरा गीला हो जाता है, लिटरली। मतलब अब ज़मीन भी गीली हो जाती है। इट इज़ सो बैड। और मैंने सुना दुबई में भी बिल्कुल यही हालत है, 75% ह्यूमिडिटी दुबई में भी है। अच्छा जी, सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे दोस्त हैं, आपको पता ही है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। सरदार सरफराज साहब, पहले हम ज़रा कराची की बात नहीं करेंगे, लाहौर की बात करेंगे। बड़ी अच्छी बारिश हुई है, झक्कड़ चले, आंधी आई। क्या अभी भी बारिश लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है या थम गई है? कितनी रिकॉर्ड की गई अप्रॉक्सीमेटली? बहुत शुक्रिया। देखिए, लाहौर में मेरे ख्याल में 25, 20, 30 इस तरह में देख रहा था अभी रीडिंग, इस तरह की रिकॉर्ड की गई है। उससे ऊपर गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, उन इलाकों में बहुत अच्छी हुई है। बेशतर जगहों पर 100 मिलीमीटर, 115, 120 इस तरह से गुजरांवाला में, सियालकोट वगैरह में उस तरफ ज़्यादा हुई है। अच्छा, गुजरांवाला के तो शॉट्स अभी हम दिखा भी रहे हैं फॉर आवर व्यूअर्स। जी, इस्लामाबाद की तरफ भी अच्छी हुई है। तो है ये स्पेल जैसे शुरू हुआ है, परसों की प्रेस रिलीज आपने देखी होगी, तो उसके बाद मतलब आज रात से यानी ये स्पेल अच्छी उसमें तेज़ी के साथ कई जगहों में शुरू हुआ है। तो अगले 3 से 4 दिन तक इस तरह से गैप्स के साथ रहेगा। और इसमें अभी दिन में तो इतनी नहीं, लेकिन रात में और लेट नाइट और अर्ली सुबह कल फिर इसी तरह से तेज़ स्पेल है लाहौर में भी और किरदुनवा के जितना। सरदार साहब, तो ये अगर तेज़ स्पेल और बारिश की हम बात कर रहे हैं और अब कंसिस्टेंट ही हो गया, हर दिन या हर 1-2 दिन बाद बारिशें वहाँ हो रही होती हैं, तो टेम्परेचर जो है मौसम में भी कुछ बेहतरी आई है? देखिए, इसमें असल में मानसून में आपको पता है कि चूँकि नम आलूद हवाएँ मुसलसल आ रही होती हैं ना दोनों तरफ से, अरेबियन सी से भी और उधर बंगाल से भी, तो उसमें नमी तो ज़्यादा होती है। यानी नमी ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर है हब्स किसी कैफियत होती है। जब बारिश थमती है तो फिर हब्स होता है, और जब चल रही होती है या उसके कुछ देर पहले और कुछ देर बाद तक तो मौसम बहुत बेहतर होता है। लेकिन जब थोड़ी देर ज़्यादा देर के लिए, आधे दिन के लिए, एक आध दिन के लिए जब स्टॉप हो जाती है तो फिर ये कि हब्स वाली कैफियत हो जाती है, फील्स लाइक फिर ज़्यादा ही हो जाता है। अच्छा, आप कराची का बता दें, कल भी हल्की हल्की बारिश होती रही है शाम के औकात में, रात के औकात में। जी जी बिल्कुल। वो जो असल में कराची में जो पिछले 1 आध हफ्ते से था ना, लो प्रेशर एरिया की वजह से बहुत ज़्यादा हब्स और हवाएं बिल्कुल बंद थी, सी ब्रीज चल के नहीं दे रही थी। तो कल शाम से सी ब्रीज बहाल हो गई है और आज तो बिल्कुल नॉर्मल वेदर है कराची का, जैसे कि होता है जुलाई के दिनों में, ऑलमोस्ट क्लाउडी और फिर समुद्री हवाएं भी चल रही हैं 8 से 10 नॉटिकल माइल। साहब, नॉर्मल भी बता दें क्या होता है, क्योंकि हम भूल चुके हैं। हम इतने एबनॉर्मल वेदर से गुजर रहे हैं फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि हम तो कराची में इतने सालों से रह रहे हैं, कराची वाले भी हमें कहते हैं कि ऐसा मौसम हमने नहीं देखा। तो आपका नॉर्मल से क्या मतलब है?
नॉर्मल से मुराद आज आप बाहर निकल के देखें ना, जो आज का मौसम है कि पार्टली मतलब ऑलमोस्ट क्लाउडी वेदर है, और उसके साथ सुबह से ही 8 से 10 नॉटिकल माइल की यानी 15 से 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, कभी रुक जाती है। तो ये नॉर्मल वेदर है कराची का, और इसमें आप देखेंगे कि थ्रू आउट द डे इसी तरह का ही रहेगा। 11-12 बजे के बाद विंड और पिक करेगी, और मतलब विंड पार्टली क्लाउडी या क्लाउडी और विंडी और ओकेजनल ड्रिजल, लाइट रेन, ये नॉर्मल वेदर होता है कराची का जुलाई और अगस्त में। जी बिल्कुल, आवाज की क्लाउडी अब्र आलूद जैसे कहते हैं वो बिल्कुल मतलब रहता था जुलाई और अगस्त जो में। है वो बरकरार ही है वैसे तो। थैंक यू सरदार साहब for being with जी us. सर, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। आपको पता है एक ज़माने में, नॉट इन दीज टाइम्स, लाइक अ फ्यू डेकेड्स अगो या 10 साल पहले तक, जुलाई वाज आल्सो कंसिडर्ड टू बी अ शादी सीजन इन कराची। अब किसी ने अगर ये बात की ना, मतलब दिस इज रॉन्ग। I have attended a few weddings in July, especially in Karachi. क्योंकि एक तो छुट्टियां होती थी, पर कराची का मौसम भी जुलाई में इतना बुरा नहीं होता था। अब्र आलूद होता था, हवाएं चलती रहती थी। सो या इस मौसम में शादियां नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता कि वो शादियां सरवाइव करेंगी कि नहीं करेंगी। अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। आपने पहले भी ऐसे वाक़यात सुने होंगे, मतलब सीनियर एक आध तो मुलव्विस नज़र आया है पहले के वाक़े में, लेकिन अब ये है कि जी कांस्टेबल सतह के लोग कुछ वारदातें करते रहे हैं कराची में, ऑल्दो उनको पकड़ लिया गया है, और जब पकड़ा गया और इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा ये तो पुलिस वाले थे, पुलिस नहीं पकड़ा। लेकिन ऐसी खबरें सर्टनली कराची के शहरियों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कती हैं। पुलिस ने डाकुओं का एक और गिरोह गिरफ्तार किया है जिसमें 2 हाजिर सर्विस, एक गिरोह है जिसमें 2 हाजिर सर्विस कांस्टेबल भी शामिल हैं। माजी में भी डकैती की कई वारदातों में ऐसे लोग मुलव्विस पाए गए हैं। SDPO फायजा सोधर ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान ने एक शहरी से 6 लाख रुपए, मोबाइल फ़ोन, दीगर सामान लूटा था। मुलजिमान से असलहा 1 लाख रुपए, 4 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप बरामद किया गया है। अच्छा, देख लेते हैं कि उनका क्या कहना था। ओके जी। डिस्ट्रिक्ट साउथ और बिलखुसूस क्लिफ्टन सब डिवीजन के अंदर, क्लिफ्टन डिवीजन के अंदर एक गैंग बहुत जो है वारदातें कर रही थी। बैंक के बाहर कैश स्नैचिंग की गैंग। इस गैंग में असल में 5 जो है वो अफराद हैं। 5 लोगों पे ये गैंग मुश्तमिल है जो क्लिफ्टन डिवीजन से लेके पूरे साउथ ज़िले से लेके पूरी कराची में बैंक की कैश स्नैचिंग की वारदातें करती है। इस गैंग के 2 मास्टरमाइंड सब डिवीजन डिफेंस पुलिस ने पकड़े हैं, सुबहान और नज़ीर, जो इस गैंग को चलाते हैं और पूरी कराची में कैश स्नैचिंग करते हैं। 2 अफराद ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, और क्योंकि इनको हम डिपार्टमेंट का बंदा ना भी कहें तो बेहतर है, दे आर लाइक ब्लैक शीप्स इन डिपार्टमेंट, और जो कार्रवाई किसी डकैत के साथ होती है वही कार्रवाई इनके साथ होगी इंशाल्लाह। एंड वी आर श्योर कि बड़े अनकंफर्टेबल होगा किसी पुलिस अफसर के लिए ये आकर मीडिया के सामने बताना कि जो 2 डाकू हमने पकड़े हैं हमारे ही डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन बताया गया और पकड़े गए, अच्छी बात है। उज़ैर अहमद साहब SP क्लिफ्टन हमारे साथ मौजूद हैं। यही अनकंफर्टेबल बातें आपसे भी करनी है, क्योंकि पहले भी जब किस्से ऐसे सामने आए हैं तो उनको आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, काली भेड़ें, इस तरह कह के कि हमने इनको रूट आउट कर देना, लेकिन हर अरसे बाद कोई एक काली भेड़ कुछ निकल ना आती है कुछ सिस्टम में हो से। ही जाता है। सो इज इट द फॉल्ट ऑफ द सिस्टम कि उनको वेट नहीं किया जा रहा कि कौन इंडक्टीज होते हैं, या आपको क्या लग रहा है कि क्या होता है, बैकग्राउंड क्या है इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देखें, जब इंडक्शन होती है तो उस वक्त तो इनका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड और बाकी सारी डिटेल्स भी चेक की जाती हैं, और वो बड़ा बारीक बीनी से प्रोसेस होता है, और उसमें वेरिफिकेशंस होती हैं फ्रॉम वेरियस एजेंसीज एज वेल टू नो कि ये कहीं इन्वॉल्व तो नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा अपॉइंट होने के बाद ऐसी क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाए तो दैट इज़ समथिंग एल्स। मैं ये कहूँगा इसमें कि स्क्रूटनाइज पहले हो जाते हैं फॉर ऑल द थिंग्स, फॉर क्राइम्स, फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर बाद में ये इन्वॉल्व होते हैं तो उसके लिए भी देखें, इवन इफ़ ये हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हम इन्हें ओन नहीं करते इन चीज़ों को, लेकिन ये चीज़ मैं अपने डिपार्टमेंट की अच्छी कहूँगा कि इवन दे बिलोंग टू अस, फिर भी हम उनको अरेस्ट करते हैं, फिर भी हम उनको चालान करते हैं। चालान करने के बाद इन सारों को हम डिसमिस भी करते हैं, ये सर्विस से निकल जाते हैं, लेकिन हम अपने डिपार्टमेंट में ये लोग हैं इस वजह से हम इन्हें प्रोटेक्ट नहीं करते। नहीं, उसका तो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, तो करना भी नहीं चाहिए। ये ज़रूर बताएं, क्योंकि हमने बहुत बार ये भी मैंने वैसे ये पूछना है हुमा, एंड आई वांट टू आस्क दिस कि ये कैसे पता लगा, बिकॉज हाउ इजी इट इज़ फॉर समबडी इन योर डिपार्टमेंट टू कीप डूइंग दिस? क्या कोई मुखबर होता है, पता होता है सिस्टम में लोगों को कि भाई ये बंदा है जो काली भेड़ है, जिसको आप काली भेड़ कह लें हम, हाँ, ये वाला गैंग जो है ये कैसे बस्ट किया आपने? अच्छा, इसमें देखें, एक हमें सोर्स इन्फॉर्मेशन मिली कि एक रॉबरी हुई है, कैश स्नैचिंग हुई है 18 जुलाई। उसको हमने परसू किया उसी सोर्स को, और जब फाइंड आउट किया बाद में हमने एक बंदा अरेस्ट किया।
उस बंदे के अरेस्ट करने पे, इंकशाफ करने पे हमने रेस्ट ऑफ द अदर पर्सन्स को अरेस्ट किया। आपने क्या सीसीटीवी कैमरे देखे थे, किस तरह इसमें हमने तमाम प्रोसेस किया था। उसमें हमने साइट की जियो फेंसिंग करवाई थी, उसके अलावा सीसीटीवीज कलेक्ट किए थे, उनके रूट्स देखे थे कि वो कहाँ से गए हैं, क्योंकि ये जो स्नैचिंग है पूरी ये स्टार्ट हुई थी DHA फेज़ 2 से। वहाँ से किसी ने कैश निकलवाया, अदील नामी एक बंदे ने। जब उसने कैश निकलवाया, वो निकलवाने के जब बाद वापस घर जा रहा था तो जामी कमर्शियल पे उसके साथ एक वारदात हो गई। सही। तो फ्रॉम द पॉइंट जब उसने कैश निकलवाया, उसके बाद फिर फ्रॉम द प्लेस जहाँ ये क्राइम हुआ, उसके बाद फिर सारा ये जो हमने ट्रेल निकाला इन सारे लोगों का कि ये कहाँ से क्राइम करने के बाद ये कहाँ जाते हैं, उन सारी चीज़ों को जब एनालाइज़ किया और वेरियस डेटा इवन सोर्स रिपोर्ट्स को एनालाइज़ किया, तब जाके हमें अंदाज़ा हुआ इस गैंग का। अब इनकी जो मोडस ऑपरेंडा है इस गैंग का, वो ये करते हैं कि एक बंदा इनका बैंक में होता है और वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, इनको इन्फॉर्मेशन देता है कि अब ये बंदा इतने कैश के साथ निकलने वाला है। बाकी इनके मेंबर्स जो होते हैं वो बाहर होते हैं। तो फिर ये सारे बैंक के अंदर बैठा होता है इनका बंदा, नॉट स्पेसिफिकली कि वो बैंक का बंदा होता है, नहीं, इन्हीं का बंदा होता है। वो एज ए कस्टमर बैंक में जाता है और वहाँ थोड़ी देर रुकता है, देखता है कौन पैसे निकल रहा है। नेचुरली कोई इंसाइट तो क्योंकि इतना प्रिसाइज होता है मामला कि जो डाका डाल रहा होता है उसको पता होता है कि इसके पास कितने पैसे हैं, क्या है, सो दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली ये इनसाइड जॉब ही होती होगी। ये ज़रूर बताएं, दिस इज़ कंसर्निंग कि आप कहते हैं कि जब इंडक्टीज़ होते हैं तो उनका एक रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि कोई क्रिमिनल रैकेट ना हो। हम ये सोचना चाह रहे हैं कि वाई आर दे कंपेल्ड, उनको क्या ये लुक्रेटिव नौकरी लग रही होती है कि जब हम इधर पहुंच जाएंगे तो फिर हम अपने क्रिमिनल जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं बिकॉज हम सेफ होंगे? इज दैट द रीजन, या फिर इकोनॉमी के जो हालात हैं आप उसको रीजन समझते हैं? मतलब या फिर रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में फ्लॉज हैं जिसमें भर्तियां जो हो रही हैं वो मुबैना तौर पर एलिजिडली लोग पैसे देकर भर्ती हो रहे हैं, या उन्होंने किसी से उन्होंने वो फिर वापस करना है सारा कुछ? देखें, जब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा होता है तो वहाँ पर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है इन तमाम कैंडिडेट्स का। अगर मैं समझता हूँ कि किसी भी पर्सन की बिफोर द रिक्रूटमेंट कोई भी ऐसी क्रिमिनल इंटेंशन होगी तो वो भी उस साइकोलॉजिकल प्रोसेस से वेट होके आती है। तो आई थिंक सो कि उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाउएवर बाद में जाके देयर कैन बी इकोनॉमिक रीजंस एज वेल कि देखें जो पे है ओवरऑल वो बहुत कम है। उस हिसाब से हो सकता है कि दिस कुड बी द वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से ये क्राइम करते हैं, बट दैट रीज़न इज़ नॉट जस्टिफाइबल ऑब्वियसली। अब मुझे बताएं कि जब ये तवातुर के साथ इस तरह के लोग आ जाते हैं सामने, सिस्टम ने क्या रिफॉर्म की है या क्या रिफॉर्म करने का एटलीस्ट सोचा है कि भाई हम अपने वेटिंग प्रोसेस को या हम अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और ज़्यादा कुछ बेहतर इस तरह से करें कि हमारे पास अपने ही पुलिस वाले वारदातों में मुलव्वस ना हो एट द एंड ऑफ द डे? जी बिल्कुल, इसमें हमने बहुत सारी जो है वो चेंजिंग्स अब लाए हैं। फॉर एग्जांपल जो टेस्ट हम थर्ड पार्टी कर दिया, वो टेस्ट थर्ड पार्टी को दे दिए हैं ताकि ये इसमें जो है वो ट्रांसपेरेंसी रहे। हमारे पास ये रिक्रूटमेंट नहीं होती। उसके अलावा बाकी जो प्रोसेस है फिज़िकल ट्रेनिंग का और ऑल द अदर थिंग्स वो हम करते हैं। हाउएवर जो उनके इनिशियल टेस्ट होते हैं वो कंडक्ट करती है एक थर्ड पार्टी ताकि ट्रांसपेरेंट हों, और जैसे आपने कहा एलिजिडली करप्शन है तो उसका एलिमेंट भी ख़त्म हो जाए। ऑलराइट, सो एलिजिडली करप्शन है, होपफुली उसका एलिमेंट खत्म हो जाए। ये एक सवाल है जो काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे भी पुट अप करते हैं और हमारा भी ये सवाल है, वी वांट टू आस्क एवरीबॉडी कि इतने नाके लगे होते हैं। वैसे आजकल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आप एसपी क्लिफ्टन हैं क्योंकि 3-4 दिन से देयर इज टू मच नाकास, तो फिर इस वजह से ही तो फिर भी उसके बावजूद अगर स्ट्रीट क्रिमिनल्स हों या कोई भाग रहे हों, कोई डकैतियां हो रही हों, डिस्पाइट ऑल द कैमरास दैट आर इंस्टॉल्ड, डिस्पाइट ऑल द नाकास जो लगे हुए हैं, किस तरह भाग जाते हैं, किस तरह पकड़े नहीं जाते और उसके बाद उनको ट्रेस भी नहीं मिलता? मतलब व्हाट इज़ मिसिंग इन दिस? इसमें मैं कहूँगा देखें, जो पॉपुलेशन है हमारी उस हिसाब से आप पुलिस भी देख लें वो बहुत कम है। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो पूरा साउथ होगा, डिस्ट्रिक्ट साउथ, उसकी ऑलमोस्ट पुलिस होगी 2000 कह रहा हूँ। अब उससे अगर हम कंपेयर करें पॉपुलेशन टू द पुलिस तो वो बहुत कम हो जाती है। वो रेशो हमारा कम है, एक बात। सेकंड बात देखें, ये जितने भी हम स्नैप चेकिंग पॉइंट्स लगा रहे हैं इस वक्त उससे काफ़ी सारा फ़र्क है स्ट्रीट क्राइम में। अभी मैं आपको एक सिंपल फिगर्स दे दूँ कि जो फेज़ 8 है DHA में, वो पहले वहाँ कोई स्नैप चेकिंग पॉइंट्स नहीं होती थी, लेकिन अब फेज़ 8 की 8 एंट्रेंस हैं और उन्हीं 8 एंट्रेंस पे स्नैप चेकिंग पॉइंट्स हैं।
तो अब आप उसका क्राइम अगर देखेंगे फेज़ 8 का स्पेसिफिकली, तो वो 100% से 10% हो गया। दिस इज़ द मैं ये कहूँगा कि आउटकम ऑफ स्नैप चेकिंग पॉइंट्स। 100% क्राइम तो आप इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ में या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें देखेंगे, वहाँ भी 100%। हम वैसे सॉरी सर, लेकिन हम 100% की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख रहे, लेकिन हम कुछ 70-80% तक तो पहुँचना चाहते हैं, बिकॉज आपको पता है कि पीपल व्हेन दे आर कमिंग टू कराची स्पेशली फ्रॉम अब्रॉड, तो वो एक पूछते भी हैं कि इज़ इट सेफ, शुड वी कम टू। बाकी शहर एक तरफ, कराची एक तरफ, तो यहाँ होती हैं ऐसी वारदातें। इतनी दफ़ा हमने देखे हैं। अभी एक रिलीजियस टूरिज्म की भी हम कुछ अर्सा पहले बात कर रहे थे। कुछ भी हो, एक खौफ होता है इस शहर में कि उस तरह, और वो खौफ आप ही ने तोड़ना है। हाँ, तो परसेप्शन आप ही लोगों ने ऐसी कहानी आ जाती है कि कुछ लोग बीच में भी मुलव्वस हैं, तो फिर फेथ आपका थोड़ा सा हिल जाता है ना। इसमें देखें फिर भी मैं ये कहूँगा कि देखें अकाउंटेबिलिटी तो हमारे पास है। अब जैसे ये बंदे पकड़े गए हैं, क्राइम में इन्वॉल्व हैं, ये डिसमिस हो जाएंगे, इनको सज़ा भी होगी। अब ये चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि अभी एक कम्युनिटी आई हुई थी, बोहरी कम्युनिटी का एक इतना बड़ा वो इवेंट जहाँ चल रहा था, उसमें एक गैंग था और वो पुलिस डिस्गाइज बन के और उनसे वारदातें करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने ट्रेस कर दिया। जी, वो पकड़ा गया। द पॉइंट इज़ के पुलिस तो इन सारी चीज़ों पे कोशिश करती है कि हम मैक्सिमम अपना आउटपुट दे दें। अब रात अगर इफ़ यू काइंडली अलाउ, मैं 1-2 फिगर्स हैं सिर्फ जस्ट फॉर द कंपैरिजन कि देखें, अगर हम सिंपल कंपेयर करते हैं न्यूयॉर्क से, कंपेयर करते हैं अपने सिंध को ना, तो अब न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का जो फिस्कल 2023 का बजट है वो $5.83 बिलियन है। अगर उसको हम पाकिस्तान रुपीज़ में देखें तो इट इज़ इक्वल टू 1622 बिलियन रुपीज़, और हमारी सिंध पुलिस का अगर आप बजट कंपेयर करेंगे तो इट इज़ जस्ट 125.89 बिलियन। अब ये कंपैरिजन है। अब उनकी आप पॉपुलेशन देख लें, ओवरऑल आप जो न्यूयॉर्क की पूरी पॉपुलेशन है वो 8.34 मिलियन है और हमारी सिंध की पॉपुलेशन है 55 मिलियन। पॉपुलेशन का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, और ये जाहिर है ये शहर इटसेल्फ इतना बड़ा है और इतना फैला हुआ है, इतना गुंजान आबाद है कि इट इज, और इसमें इतने और भी डायनामिक्स इन्वॉल्व हैं कि इसको कंट्रोल करना किसी शहर से एक कंपैरिजन वैसे हमारा हो नहीं सकता। बट हम यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो जाहिर है इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और ये गैंग पकड़ रहे हैं, ये करते रहें और बेहतरी लाएँ ताकि लोग महफूज अपने आप को समझें इस शहर में। वैसे आजकल ज़्यादा नहीं नाके लगे हुए, मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लगे में आज एक सवाल है। ये एक हमने डिफरेंट पॉलिसी, मुझे लग रहा था कि आप लोग किसी के पीछे हैं, क्योंकि मैं जिधर जाता था सीवीयू पे अगर देख लें, ढूंढ रहे हैं सीवीयू पे मुझे फील आ रहा था कि पता नहीं कुछ स्पेशल सिक्योरिटी अलर्ट चल रहा है आजकल। सर ये एक न्यू पॉलिसी थी और ये इसीलिए इंट्रोड्यूस की गई थी कि जितनी हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ में ऑलमोस्ट अभी आप देखेंगे 100 से ज़्यादा स्नैप चेकिंग पॉइंट्स लगे हुए, ताकि अगर कोई भी बंदा एंटर होता है साउथ में तो एटलीस्ट वो कितने दिन हो गए इस पॉलिसी को? ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हम इसे 2 मंथ से फॉलो कर रहे हैं रिलीजियसली, और इससे फायदा इम्प्रूवमेंट। हाँ, डेफिनेट इम्प्रूवमेंट। आप क्राइम रेशोज देखें, तमाम जो पुलिस स्टेशन हैं और डिस्ट्रिक्ट साउथ के उनमें डिक्रीज आया है, क्योंकि जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे एक स्नैप चेकिंग पॉइंट लगा हुआ है, तो जो भी बंदा एंटर होगा वो वेरीफाई होगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। उज़ैर अहमद साहब एसपी क्लिफ्टन इज़ विद अस और हमारे सवालों के जवाब दिए। अच्छा, वो जो आप नाकों की बात कर रहे थे, आप ही को तो नहीं पकड़े, क्योंकि जहाँ जहाँ आप जाते हैं तो नाके आपको नजर आ जाते हैं। असल में अनयूजुअल कहीं पे जरा ट्रैफिक की वो बॉटलनेक सी बन जाती है, तो आप देखते हैं ना कि क्या हुआ है, तो आगे देखते हैं पुलिस ने नाका लगाया हुआ है, लेकिन जाहिर है कि ये चीज़ें अगर हमें ज़रूरी जी बताना आपको ये है कि पाकिस्तान शाहीन्स ने 4 रोज़ा मैच में बांग्लादेश को 148 रन से शिकस्त दी है और 428 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश एक ही टीम दूसरी इनिंग में 279 रन बनाकर हो गई आउट और हम ये मैच जीत गए। मेहरान मुमताज़ ने 4 ओवर और शाहनवाज दहानी ने 3 विकेटें हासिल की। एक्चुअली नहीं, मेहरान मुमताज़ ने 4 ओवर नहीं कराए, 4 विकेटें हासिल की हैं। हाँ, वही मैं कहती हूँ, आप किधर पहुंचे। और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस ओवरऑल भी हमें खिलाड़ियों की नज़र आई है। अच्छा, इस तरह के टूर्स ऑब्वियसली आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नंबर 1 ऑफ द यंग प्लेयर्स दैट आर गोइंग देयर। और फिर कंडीशंस डिफरेंट होते हैं, आपको पता है कि वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में खेलना सीखते हैं, उसका प्रेशर भी एक डिफरेंट होता है। जब आप अपनी होम जो भी होते हैं होम ग्राउंड्स वगैरह, उसका तो एक कंफर्ट लेवल है ना,
तो अच्छा, इसमें जाहिर है धानी ऐसे नजर आ खिलाड़ी रहे भी थे शामिल हमें। हैं जिनसे हम वाकिफ भी हैं। अब चाहे वो ए टीम हो या फिर दीगर जूनियर लेवल की टीम्स हों, उनको इस तरह का एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। तो ही दे वुड मेक इट टू अ नेशनल टीम। सो या दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ी अच्छा, अच्छी बात है जी। ये मैं बताऊंगी। बताएं। एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 15 गोल्ड मेडल्स जीतने वाली तीनों बहनें चेक करें पाकिस्तान वापस आ गई हैं। 3 बहनें हैं, सोचें कि क्या जबरदस्त किस्म का इनका कॉम्बो है। हेयर दे यार, बड़ा इस्तकबाल भी हुआ है जी, इनका। लाहौर एयरपोर्ट पे बड़ा इनका इस्तकबाल किया ट्विंकल गया। सुहेल, सिबिल सुहेल और वेरोनिका सुहेल इनका नाम है। लेकिन बात ये, मुझे ना तकलीफ ये, अब वापस आई हैं तो एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट और फूल पहनाए जा रहे हैं। Nobody knew about them before they Not left. at all. Nobody even knows about their struggle. कि ये किस तरह वहाँ पहुँची होंगी, इन्होंने किस तरह तैयारी की है। मतलब ऑब्वियसली एक विनिंग जज्बा तो इनमें था ही था कि वहाँ जाके इतना 15 इन्होंने कंपटीशन में मेडल ले जीतनी लिए है। हैं, लेकिन हमारे पास ही कितने ऐसे खिलाड़ी आते हैं जिनके पास कोई वसाइल नहीं होते कि वो जा सकें। टिकट के पैसे नहीं होते, तैयारी के पैसे नहीं होते। एट टाइम्स तो मतलब वो अपने आप का प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने के पैसे नहीं होते। भाई हम दे हैव कम ऑन आवर शो एंड टोल्ड अस हाउ दे हैव हैड टू सोल्ड देयर एसेट्स, लाइक गाड़ी बेच दी, कोई प्लॉट बेच दिया टू बी एबल टू डू दिस ऑल ऑन देयर ओन स्टीम। कितना वैसे ये सेल्फ बिलीफ है। बात तो वैसे बड़ी जबरदस्त लगती है कि आप कितना। Congratulations all the 3 sisters. I love the fact that they are sisters. जबरदस्त। Actually, I really want to say this right now because खलीलुर रहमान कमर हमारे मुल्क के बड़े मारूफ ड्रामा निगार हैं और बहुत ख़बरों में रहते हैं अपने मुतनाज़ बयानात की वजह से। उनको भी अपने बयानात पर गौर करने की ज़रूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम जो उनके साथ हुआ है उसका तमस्खुर नहीं उड़ाया जा सकता, उसका मजाक नहीं बनाया जा सकता। उनके साथ एक क्राइम हुआ है which should be condemned and should be dealt with. happen to absolutely anybody. ये ज़रा आयरनी है कि ऑब्वियसली उनके रिमार्क्स वगैरह जो आते रहे हैं और लोगों ने एक माइंड मेकअप तो किया ही हुआ है, बट व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ ये बिल्कुल कंडेम करना चाहिए। इसी के बारे में हम बात भी करेंगे एंड ऑब्वियसली एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता दें कि हुआ क्या। हम ऑब्वियसली ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर की बात कर रहे हैं, जिनके लिखे ड्रामे के चर्चे बिल्कुल होते रहते हैं, मगर आजकल खुद उनके साथ जो ड्रामा हुआ है वो भी एक ड्रामा ही लगता है कि जो सारी कहानी सामने आई है। और इस हकीकी ड्रामे में भी सनसनी है, सस्पेंस है और ट्विस्ट है। आपको बताएं कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं, ये पूरी एक स्टोरी बताएंगे आपको कि उन्होंने एफआईआर में जो बताई है उसमें एफआईआर के मुताबिक 15 जुलाई को रात 12 बजे उन्हें फ़ोन कॉल पर एक लड़की ने अपने घर में ये कहकर बुलवाया कि वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, इंग्लैंड से आई है और उनके साथ ड्रामा बनाना चाहती है। खातून ने मुलाकात के लिए लोकेशन भेज दी। खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं वो सहरी के वक्त, जो सुबह का ही वक्त होता है 4 बजे, रमजान चल रहा है। मैंने वो टाइम इसलिए दिया है कि वो शाम 4 बजे भी हो सकता है ना, हम सुबह 4 की बात करें। बात ये है कि वैसे इस वक्त कौन किसी के घर जाता है, बट एनीवे वो चले गए। खातून ने उन्हें कमरे में बिठा दिया और इस दौरान दस्तक हुई तो खातून ने कहा कि कोई शायद डिलीवरी आई है, बट हुआ ये कि दरवाज़ा खुला और 7 मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल हुए। गन पॉइंट पर खलीलुर रहमान कमर की तलाशी ली। ATM कार्ड के ज़रिए 2 लाख और 87,000 रुपये निकलवाए। 1 करोड़ तावान का मुतालबा किया, उन पर तशद्दुद किया, फिर इनकार किया। जब उन्होंने 1 करोड़ तावान देने से दोबारा तशद्दुद किया, फिर सुबह 11 बजे ननकाना साहब के इलाके में गाड़ी समेत छोड़कर वो फरार हो गए। मैं इस वक्त बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है। वो ना भी मना किया होता तो हम रात को मुलाकातें करते हैं और उसमें जेंडर की तमीज़ नहीं की जाती कि ये खातून है और ये मर्द है। तो ऐसी मैं 10 दफ़ा मैं जा चुका हूँ। जब मैं मर्दों से रात को या मिडनाइट्स को मिलता हूँ उस वक्त कोई एतराज़ नहीं है। तो ये तंजीम साजी थी क्या कि मैं 4:40 पर जब कॉप हटी है, जब सुबह सादक है और मैं वहाँ जाता हूँ ना, रात तक तो मैंने अग्री नहीं किया। मुझे पिछले 15 दिनों से ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी एंड इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू गो एट 4:40। मैं वहाँ पहुँचता हूँ और अंदर दाखिल होता हूँ। अभी मैं आई डिडंट सिट डाउन जब वो लोग पहुँच गए हैं एंड दे टुक ओवर मी बाय गन्स। और उसके अगले 15 मिनट बाद उन्होंने मुझसे मेरे
मोबाइल, ATM कार्ड्स, पर्स और गाड़ी की चाबी, ये सब कुछ ले लिया। अच्छा, हमारे ही मुल्क के एक बहुत मशहूर ड्रामा डायरेक्टर हैं। इत्तेफाक की बात है कि अब ये वाक़या हो गया और आई वाज स्पीकिंग टू हिम रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट दैट ही इज़ डूइंग विद खलील साहब एंड उन्होंने मुझे बताया था कोई आज से 2 हफ्ते पहले कि खलील साहब को स्किन का कोई बहुत मेजर डिसऑर्डर है। एक्चुअली अगर उनको आप देख भी लें तो वो पता चल रहा है। देखिए बात ये है कि और इसलिए उन्हें धूप में, एक्चुअली लोग इसका भी मजाक उड़ा रहे हैं कि उन्हें धूप में निकलने से मना किया गया है। धूप वैसे शाम को 7 बजे भी जा सकते थे वैसे। इन एनी केस वी विल नॉट गेट इनटू डिलिब्रेशंस ऑफ दैट, लेकिन बात यह है कि 15 जुलाई को ये वाकया हुआ था इनके साथ, लेकिन इन्होंने काफ़ी सोच विचार किया कि अब मैं ये यकीनन समझते होंगे कि इनके जो स्टेटमेंट्स हैं जो इन द पास्ट आते रहे हैं वो मैच नहीं करेंगे या एक तमस्कर बनेगा विद व्हाट हैपेंड टू हिम, क्योंकि दिस वाज क्लियरली अ हनी ट्रैप जिसमें ये फंसे हैं। तो इन्होंने काफ़ी टाइम लगाया सोचने में। फाइनली ऑन 21 जुलाई इन्होंने मुकदमा जो है वो दर्ज करवा लिया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली ड्रामे का पर्दा चाक हुआ है और मुकदमा दर्ज होने से पहले ही पुलिस तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर चुकी थी। वैसे खासी फुर्ती दिखाई है, काफ़ी गाड़ियां भी, असला सब कुछ पकड़ा गया, सब पकड़ा गया। 15 तारीख को ही वाक़या पेश आया, लेकिन ये चूँकि ड्रामा में थे, जब इन्होंने हमें रिपोर्ट किया, रिपोर्ट के बाद फौरी तौर पे इंस्टेंटली हमने लीगल एक्शन लिया। किस तरह के गैंग था जो कि एक ऑर्गेनाइज मैनर से काम कर रहा था, जिसमें ख़वातीन भी थीं और बंदे भी थे और बामुसल्ला ये सारा काम करते थे। हमने इनकी गाड़ियाँ भी रिकवर कर ली हैं। अच्छा जी, चलें इसकी ज़रा अब हम मज़ीद जानना चाहते हैं कि बात कहाँ तक पहुँची कार्रवाई, क्योंकि अब सब लोगों को अगर पकड़ ही लिया, नैप कर लिया है, तो फिर आगे बात मामला जाना चाहिए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियां आबिद हमारे साथ हैं। पहले तो ये बता दें कि खलीलुर रहमान कमर साहब और पुलिस के मुताबिक एग्जैक्टली क्या हुआ था, उसकी अगर कोई और डिटेल है आपके पास, किसकी कॉल थी और क्या करने गए थे, क्या बताया है? ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ल्योर किया किसने था, बिकॉज ऑब्वियसली प्राइमरी पर्सन तो वही है जिन्होंने कॉल की थी। जी, इसमें खलीलुर रहमान कमर और पुलिस जो है वो पहले दिन से ही एक पेज पर हैं। उसकी वजह यह है कि 15 जुलाई को ये वाक़या पेश आया और 6 दिन बाद यानी 21 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ। तो उसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी पुलिस ने उनको बताया कि जिस तरह का वाक़या हुआ इस तरह आप बयान कर दें। तो उसमें खलीलुर रहमान कमर ये कहते हैं कि एक खातून उनके साथ 15 दिन से राब्ते में थी और 15 की रात को यानी 14 और 15 की दरमियानी शब को 12 बजे उनकी कॉल आई कि वो उनसे मिलना चाहती हैं और ड्रामा लिखवाना चाहती हैं, क्योंकि वो लंदन से आई हैं और वो जल्दी में हैं। तो ये कहते हैं कि मैं उसको डिले करता रहा और उसके बाद 4 बजे उनके घर पहुंचा जब पाव फटने वाली थी, यानी तहज्जुद के वक्त ये पहुंचे वहाँ पे ड्रामे की स्क्रिप्टिंग के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ तो बाहर से बेल हुई, तो उसने खातून ने कहा कि वो डिलीवरी बॉय आया है, लेकिन वो जब दरवाज़ा खोला गया तो 6-7 लोग जो मुसल्लह थे अंदर एंटर हुए और उन्होंने उनको यरगमाल बना लिया और उनसे उनकी कीमती घड़ी, मोबाइल फ़ोन और पर्स छीन लिया। तो उसके बाद वो उनसे 1 करोड़ तावान का मुतालबा करने लगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि पैसे मंगवाओ। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया तो उसको 10 लाख रुपये अरेंज करने का कहा। तो उन्होंने कहा कि 10 लाख नहीं, हमें 1 करोड़ चाहिए। जिसके बाद वो उन्हें मारते हुए, तशद्दुद करते हुए गाड़ी में डालकर ले गया। ये 3 गाड़ियों का एक काफ़िला था, एक गाड़ी खलीलुर रहमान कमर की थी और 2 गाड़ियाँ जो थीं वो मुल्ज़मान की थीं। तो वो कहते हैं कि ननकाना साहब के इलाके में ले गए और वहाँ पर वो उनको डराते रहे कि जी ऊपर से हुक्म है, इसको पार कर दो और इसको मार दो, उसको ये कर दो। तो उसमें गाड़ी के दौरान जो है वो उनके मुँह के ऊपर जो है वो मारपीट करते रहे। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जब वो फिर मुझे छोड़ के चले गए तो वो यहाँ आए और उन्होंने एक पुलिस अफसर से रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ ये मामला हुआ है। तो पुलिस ने बग़ैर FIR के उनके मुल्ज़मान को ट्रेस किया, क्योंकि लोकेशन जो थी वो और एड्रेस जो था वो भेजा हुआ था। तो इस तरह वो मुल्ज़मान को जो पकड़ने में कामयाब हो गई। तो 12 मुल्ज़मान जिनमें 3 ख़वातीन शामिल हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अच्छा, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि पुलिस मुल्ज़मान तक पहुंच गई क्योंकि लोकेशन और एड्रेस भेजा हुआ था। मतलब इतना कॉन्फिडेंस कैसे था इन मुल्ज़मान में कि इन्होंने छुपने की कोशिश नहीं की, इन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, इन्होंने एड्रेस, अकाउंट नंबर सब भेजा हुआ था खलील साहब को?
घर का एड्रेस भी उस खातून ने भेजा और घर की लोकेशन भी भेजी, तो जिसकी वजह से वो वहाँ पहुँचे। तो वही लोकेशन और वही एड्रेस जो है खलीलुर रहमान कमर ने पुलिस को दिया, तो पुलिस जो है वो वहाँ पे उसने छापा मारा, तो वहाँ से 5 मुल्ज़मान जो थे पकड़े गए, जिनमें एक खातून शामिल थी। बाद में उन मुल्ज़मान से जब तफ्तीश की गई तो उनके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। इस तरह टोटल 12 मुल्ज़मान हो गए। तो अब ये सारे लोग जो हैं वो पुलिस की तहवील में हैं, लेकिन पुलिस के साथ जब हमारा राब्ता हुआ कि जी आपने मुल्ज़मान को बगैर किसी दरख्वास्त के कैसे गिरफ्तार किया है, तो उन्होंने कहा कि यही 605 में हम पड़े हुए हैं कि अब ये जो गैंग है, ये जो लोगों को हनी ट्रैप करता है, इनको किस तरह कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। तो कल जो है वो पुलिस खलीलुर रहमान कमर के घर गई और वहाँ जाके उन्होंने उनसे FIR यानी दरख्वास्त लिखवाई और फिर उसके ऊपर FIR दे दी। यानी कार्रवाई सारी हो गई थी, FIR बाद में उन्होंने ऑब्वियसली इसको लेजिट तो करना ही होगा। अच्छा ये बताएं कि अब क्या होने जा रहा है इसके बाद? जो मुल्ज़िम हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, क्या विक्टिम को भी शामिल तफ्तीश रखा जाएगा? ये इरादा है पुलिस का, क्या सोचा है? जी वो तो चीज़ें सारी वाज़े हो गई हैं, क्योंकि खलीलुर रहमान कमर जो है वो कोई आम आदमी नहीं है, उनके बहुत सारे राब्ते हैं, जिसकी वजह से उनसे तो तफ्तीश जो करनी थी वो तो कर लिया है, क्योंकि दरख्वास्त भी पुलिस के कहने पर पुलिस ने खुद लिखवाई है उनसे, तो उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया जा रहा। बस उनसे जो पूछना था वो पूछ लिया और उनका मौक़िफ़ वही है जो FIR में है। जबकि मुल्ज़मान जो हैं वो उनके खिलाफ जो है वो भरपूर कार्रवाई का पुलिस अंदिया दे रही है कि की जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने कुछ और लोगों को भी ट्रैप किया था। तो इनका कहना यह है कि पुलिस का कि ये दरख्वास्तें जो हैं वो अब उनको मौसूल होना शुरू हो गई हैं, तो उन मुकदमात में भी इनको नामजद कर दिया जाएगा। आबिद, और जब से वाक़या हुआ है ज़ाहिर है बहुत ट्रोल किया जा रहा है इन्हें, और यहाँ हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे खलीलुर रहमान कमर साहब के स्क्रिप्ट से तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो बड़े अच्छे ड्रामे लिखते हैं, बनाते हैं, लेकिन जो उनके ख़यालात हैं उससे हम बरमला इख्तलाफ करते हैं और हमें एतराज़ है जो गुफ्तगू वो करते हैं मुख्तलिफ टॉक शोज़ में बैठ के, पॉडकास्ट में बैठ के, और स्पेशली ख़वातीन से मुताल्लिक जो वो गुफ्तगू फरमाते हैं उससे हमें बरमला इख्तलाफ है और हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और आपको एक बात बताएं, मतलब आई एम ऑल्सो अ वुमन, आई एम सिटिंग हियर, और कोई और बात हो तो इनकी साइड लेना या फिर कोई सिंपैथेटिक एयर देना बड़ा मुश्किल हो जाए बिकॉज ऑफ व्हाट ऑल ही हैज सेड ओवर द इयर्स। लेकिन जो हुआ है ये किसी के साथ भी हो सकता है और ये गलत है, तो लिहाजा एक डिवीजन रखना, उसमें एक डिवाइड रखना बड़ा मुश्किल भी है, लेकिन वो डिवाइड रखना बहुत ज़रूरी है। Nobody deserves कि जो इनके साथ हुआ है वो उनके साथ हो। दूसरा ये सारी कहानी में अभी तक वो मोटिव कि वाई डिड दे पिक हिम, वो बात वैसे अभी समझ नहीं आई। वैसे तो कार्रवाइयाँ होती रहती हैं क्योंकि ही इज़ अ वेरी बिग नेम, तो ये भी जिन्होंने एक ही है जो मुल्ज़िम पकड़े गए हैं मुल्ज़िमान, उनको पता होना चाहिए था कि हमारे पीछे तो पुलिस आएगी और हमें तो पकड़ने की कोशिश होगी, बिकॉज ही इज़ अ वेरी बिग नेम इन पाकिस्तान। तो वेल इट रिमेन्स टू बी सीन के आगे क्या होगा। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन। अभी हम आगे बढ़ेंगे और अमेरिका में जो तब्दीलियां आई हैं उन पर बात करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन के सदारती उम्मीदवार की दौड़ से बाहर होने पर रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के इम्कानात बढ़ गए। सोचें क्या हो रहा है। जो बाइडन की जगह कमाला हारिस डेमोक्रेट्स की तरफ से सदारती उम्मीदवार बनने के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। बज़ाहिर बाइडन ने दुरुस्त फैसला किया, लेकिन शायद कुछ देर कर दी, काफ़ी देर करते हैं। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले के बाद वैसे ही मकबूलियत की बुलंदियों पर हैं। अब बाइडन की दस्तबरदारी ने ट्रंप की मंजिल और आसान बना दी है। ट्रंप ने जी अमरीकी टीवी से इंटरव्यू में कहा है कि अब उनके लिए नायब सदर कमाला हारिस को शिकस्त देना बाइडन के मुकाबले में मज़ीद आसान हो गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने सपोर्टर्स से कमाला हारिस की मुकम्मल हिमायत का मुतालबा करते हुए कहा है कि वाइट हाउस की दौड़ से बाहर होने का मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। दूसरी तरफ आपको बताएं कि कमाला हैरिस ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद की है और उन्होंने ट्रंप को दरिंदा, सिफ्त और धोखेबाज से तशबीह दी है और कहा है कि ट्रंप किसी जुर्म में सज़ा पाने वाले पहले अमरीकी रहनुमा हैं। कमाला हारिस की ट्रंप पर इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन इजराइल और फ़लस्तीन तनाज़े में जो बाइडन की कमज़ोर फैसला साजी ने डेमोक्रेट्स को सियासी तौर पर काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और कोई गैर मामूली बात हो जाए तो हो जाए। फ़िलहाल तो ट्रंप की कामयाबी जो है वो दीवार पर लिखी नज़र आ रही है। सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं बदलती सूरत हाल पर। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार होने का फैसला फाइनली उनका आ गया। पहली डिबेट के बाद बहुत मुतवक्के भी था, बहुत तनकीद थी, फिर फैसला कर दिया उन्होंने, लेकिन क्या सदर ने ज़्यादा देर कर दी है? डेमोक्रेट्स को इस ताख़ीर का
नुकसान अभी तक तो यही एनालाइज किया जा रहा है कि होगा, हो सकता है। डू यू ऑल्सो थिंक सो? यकीनन ये जो फैसला है जो बाइडेन का, ये मुतवक्को था, इसमें सरप्राइज नहीं है सिवाय टाइमिंग के, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। और टाइमिंग जो है मेरे ख्याल में इतनी कोई ऑफ नहीं है, अगर पहले हो जाता तो इससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और शायद नुकसान भी हो जाता। देखें, पहली बात तो यह है कि अगर जो बाइडेन की डिबेट से पहले भी गुफ्तगू शुरू हो गई थी, डिबेट ने यह किया कि बड़ा जाहिर कर दिया कि उनकी जो एज है वो शो करती है। एज डोनाल्ड ट्रंप की भी तकरीबन उतनी है, सिर्फ 2 साल का फर्क है, लेकिन जो बाइडेन की शो करती है, एंड दैट स्टार्टेड हैविंग एन इफेक्ट। उससे ज्यादा इफेक्ट ये हुआ उसके बाद कि फिर जो ट्रंप की पॉपुलैरिटी थी वो उस हमले के बाद एक तरह से तो सिंपैथी आ गई, सिंपैथी से कहीं ज्यादा जो उनका एक्ट ऑफ डिफाइंस था कि उन्होंने मुक्का दिखाया, वो चीज सेल करती है, अमेरिका में भी सेल करती है, दुनिया में भी सेल करती है, दोनों को एक तरह से फर्क नजर आना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से, सारे की वजह से एक प्रेशर बढ़ गया और उसका हमने जो एक लॉजिकल कंक्लूजन देखा वो इस फैसले में देखा। तो ये इट हैड टू बी सीन, मेरे ख्याल में सोचा समझा फैसला है और इट हैड टू बी सीन, नजर आना चाहिए था कि ये एक सोचा समझा सुलझा हुआ फैसला है जो उनको, जैसे वो कहते हैं, उनकी नजर में मुल्क के मुफाद के लिए किया गया। अच्छा, ऑब्वियसली बहुत से फैसले करने पड़ेंगे अमरीकी आवाम को, लेकिन ये बताएं कि एक मुतालबा ये भी सामने आ रहा है कि सदर बाइडेन अब अपनी मुद्दत मुकम्मल करने का तकल्लुफ भी ना करें, ये भी कहा जा रहा है। वहाँ तो पार्टी को, नहीं मैं नहीं कह रही, वहाँ एक सेंस है, ये तो आपसे सवाल है आदिल नजम साहब, तो पार्टी को इससे और भी नुकसान हो सकता है, ये उनका कहना है कि अब जितना उन्होंने काम करना था वो कर लिया है। तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं? मैंने तो कोई ऐसी चीज नहीं सुनी थी, कम से कम किसी सीरियस आदमी से नहीं सुनी। इस किस्म की जो गप्पें और जिसको हम पाकिस्तान में शुगली कहते हैं ना, ये ट्विटर पे होती है, हमारी सियासत में भी वहां भी होती है। वेले लोग जो हैं वो इस किस्म की खबरें बना देते हैं कि यार तुम उतरी जाओ। आई डू नॉट थिंक एनीवन सीरियसली सेइंग दैट, ना डेमोक्रेटिक पार्टी में कह रहा है, दूसरे कहें तो कहें, दूसरे मुल्क में बैठ के वेले लोग कहें तो कहें, लेकिन आई डू नॉट थिंक, ये सिर्फ ट्विटर की बातें, कोई सीरियस एनालिसिस ऐसा नहीं है जो बाइडेन को कह रहा हो कि जनाब आप उतर जाएं। ना उससे उनको फायदा होगा बल्कि नुकसान ही होगा, क्यों उतर जाए उनकी, तो ही वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड वो जॉब उन्होंने कंप्लीट करनी है। देखिए, 2 जो बाइडेन है, एक जो बाइडेन वो है जो इस वक्त और जनवरी तक सदर अमेरिका है, एक जो बाइडेन है जो कैंडिडेट है डेमोक्रेटिक पार्टी के, जिस तरह ट्रंप कैंडिडेट हैं रिपब्लिकन पार्टी में। इन चीजों को अलग करना बड़ा जरूरी है मेरे ख्याल में तमाम मुल्कों के लिए, इन चीजों को कि आपकी पार्टी और आपका ऑफिशियल ओहदा क्या फर्क होता है। सो आई डू नॉट थिंक कि मैंने तो कोई ऐसा सीरियस एनालिसिस नहीं देखा। आई थिंक दिस इज जस्ट चैटर और आई डू नॉट थिंक इट शुड बी टेकन सीरियसली अगर कोई कहे। थैंक यू डॉक्टर साहब। यकीनन ये शुरली जो थी ये ट्विटर की ही थी, क्योंकि फेक न्यूज एंड फेक न्यूज क्या, बाइडेन साहब जो खुद नाम भूल जाते हैं और कुछ खुद भी अपना तमस्कर सा बन जाते हैं, तो वो फिर आवाम ने कह दिया होगा कि ठीक है छोड़ दें, अब काफ़ी हो गई है। इन एनी केस थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, अपनी सेहत का खुद भी ख्याल करें, ये पैगाम लिए कल दुनिया भर में सेल्फ केयर का दिन मनाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेल्फ केयर क्या होता है, हम तो अपना ख्याल रखते हैं, सेल्फ केयर में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हैं। हाँ, थैंक यू फॉर सेइंग दैट, बिकॉज अक्सर खास तौर पे जब हम एक्सरसाइज वगैरह की बातें करते हैं ना, कितने टॉपिक्स में ओवर द ईयर्स हमने बात की है, तो हम वो नेशन हैं जिनमें अभी भी वो मेरा ख्याल है कि रियलाइजेशन नहीं है कि हमें करना चाहिए। अच्छा जी, सेल्फ केयर के हवाले से क्या हमने लेना है, क्या नहीं लेना है, किस तरह एक्सरसाइज करनी है, अपने खाने में क्या एहतियात करनी है, अगर कोई सप्लीमेंट चाहिए तो हम क्या ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या हमें कोई प्रायर टेस्ट कराना ज़रूरी है? जी हाँ, ज़रूरी है। मेडिकल प्रोफेशनल की मदद हमें किस वक्त लेनी चाहिए? ये सारे सवालात हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरहान मोहम्मद हारून साहब, CEO एलियन पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, और शायद ये हमें लगता है ओवर द इयर्स, क्योंकि हम ये सेंस कर चुके हैं अपने शो पे बैठे। आप हमें बता सकते हैं कि पाकिस्तानी ज़रा इस बात के अवेयर हैं कि अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है ना कि अपने ऊपर इतनी तवज्जो ना तो दूसरों का ख्याल करो, और सेल्फ सेंटर्ड होता है जो इंसान अपना ख्याल रखे, उस तरह हो जाता है। मतलब इस किस्म की अजीब व गरीब बातें होती हैं। Is that thing changing now? If I have to be succinct, अगर बहुत शॉर्ट बात करूँ तो yes, there is a problem. We don't take care of ourselves. अच्छा, but the longer version is that there are a lot of challenges that we as a nation, as हम लोग historically face करते रहे,
इसमें इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं, जिसमें लाइफस्टाइल चैलेंजेस भी हैं, जिसमें फास्ट फूड जिस तरह से तेज़ी से आया, तो हम व्हाट वी वर एबल टू डू इज़ कि हम अडेप्ट करते गए। हमने अपने खाने के अंदर जिस सारे फास्ट फूड्स लाए, हम एक टर्म इस्तेमाल होती है कैल्शियम रॉबर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो दे आर कैल्शियम रॉबर्स, वो आपकी बॉडी से कैल्शियम को ख़त्म करते जाएंगे। बिल्कुल। बट कैन वी लिव विदाउट टी, कैन वी लिव विदाउट दी सॉफ्ट ड्रिंक्स? नो। सो जिस तरह से लाइफस्टाइल चेंज हुआ और फिर इकोनॉमिक चैलेंजेस भी आए, तो लोगों ने अपना ख्याल उस तरह से रखना शुरू नहीं किया। एक और चीज़ है कि हिस्टोरिकली जब हम लोगों ने हार्ड वर्क या एक्सरसाइज को भी कंफ्यूज किया है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज हम अपने घर में भी बात करें, इफ़ आई टॉक टू माय रिलेटिव जो फीमेल हैं, उनसे आप पूछें तो दे वुड से कि हम दिन भर ये काम किया, वो काम किया, उसके बाद हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम एक्सरसाइज करें। जब तक आपने फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अपने हार्ट बीट को एक लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, तो उस वक्त तक वो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ही। तो जो रूटीन के अंदर हम काम कर रहे हैं, वो काम जो है वो वी कंफ्यूज इट एज एक्सरसाइज। That's true. So there are this not just one problem, there are multiple problems. बहुत सी ख़वातीन से कभी हम बात कर लें तो कहते हैं जी आज हम मॉल गए थे, 2 घंटे हम वॉक करते रहे, तो वही बात हो गई ना कि हम वॉक कर रहे हैं। ऑल्दो बिल्कुल वो बात नहीं हुई, लेकिन उसमें आपका सांस नहीं फूला, आपको पसीना नहीं आया, नेचुरली वो हार्ट रेट वहाँ तक नहीं पहुँचा, हार्ट रेट नहीं बढ़ा। एक यहाँ पे ज़रूर पॉइंट हम एक्सप्लेन भी करना चाहेंगे, मेंशन भी करना चाहेंगे। हम सेल्फ केयर में तो पीछे हैं, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन में माशाल्लाह नंबर 1 है, और जिसको हम डिस्करेज करते हैं, और हम यहाँ कैटेगोरिकली ये मेंशन करना चाहते हैं कि प्लीज़ खुद से दवाइयाँ ना लिया कीजिए। और जिस तरह हम मीठी गोलियों की तरह एंटीबायोटिक्स खाते हैं, उससे तो इतना नुकसान हो रहा है, हो चुका है, हो सकता है कि आप से ही हम कितनी दफ़ा इसी प्लेटफॉर्म पे डॉक्टरों के साथ ये बात डिस्कस कर चुके हैं। सो किस तरह हम डिफरेंशिएट करें सेल्फ केयर एंड सेल्फ मेडिकेशन को? इट्स अ वेरी पर्टिनेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे जनरली जब हम भी किसी से बात करते हैं ना सेल्फ केयर की, तो कन्फ्यूजन यही होती है कि पीपल थिंक कि हम बात कर रहे हैं कि यार आप खुद ही दवाएं लो, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही मुख्तलिफ है। सेल्फ केयर इज़ आप कितना अपनी हेल्थ को, अपने लाइफस्टाइल को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, दैट सेल्फ केयर। सेल्फ केयर इज़ कि आपने अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। देयर इज़ अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनिक डाइट एंड ऑर्गेनिक फूड, बट हेल्दी फूड हमारे घरों में भी, चाहे वो हम बहुत बार आप डॉक्टर से कहेंगे, वो कहेंगे बाहर का खाना ना खाएं। इवन घर के अंदर भी जब दाल के अंदर वो ऑयली शाइनी तड़का नहीं होगा, तो पीपल वुड से, या निहारी के अंदर वो जो तरी नहीं होगी। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ बाय नॉट एक्सरसाइजिंग। खाने के अंदर प्रॉब्लम, एंड देन दिस सेल्फ केयर मेडिकेशन प्रॉब्लम ये है कि हमने लास्ट टाइम डॉक्टर ने कहा था सिमिलर सिम्टम्स थे, यही मैं दवा ले लूँ। बिल्कुल ऐसा ही होता है। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू टू आवरसेल्व्स। सो सेल्फ केयर एंड सेल्फ मेडिकेशन में फ़र्क ये है कि सेल्फ मेडिकेशन में हम वो काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है। HCP यानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो डॉक्टर्स भी होते हैं, फार्मासिस्ट भी होते हैं, उनका काम है डायग्नोसिस। बहुत बार हमें नज़र आ रहा था, आज अगर मुझे कोई तकलीफ़, कोई दर्द हो रहा है, तो दैट मे बी जस्ट वन outcome of a bigger symptom that is there, right? So it's important that we go to the doctor. But self-care, taking your vitamins, taking your nutritional supplements, for example calcium. पाकिस्तान में हर 2 में से 1 खातून और 4 में से 1 मर्द कैल्शियम डेफिशिएंट है। 45 साल की उम्र से ऊपर 45। और वो जो कॉन्सेप्ट है कि जी कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से गुर्दों में पथरी बन जाती है, नहीं, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ना अगर आपके कैल्शियम सप्लीमेंट के अंदर विटामिन डी नहीं है, तो समझे आपने कैल्शियम सप्लीमेंट लिया और वो निकल गया, ड्रेन हो गया। अगर कैल्शियम में विटामिन डी है कैल्शियम सप्लीमेंट, तो वो आपकी बोन्स में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। सो इट आल्सो डिपेंड्स कि आप कौन सा फार्मूला क्या है। अच्छा, एक अजीब किस्म की मिसकंसेप्शन है, वो सेल्फ केयर में समझते हैं कि पैसा बड़ा लग रहा है कि ऑर्गेनिक फूड्स पे चले जाएं। आपको पता है ना, लोग फिर प्रमोट भी करते हैं सोशल मीडिया पे, या सप्लीमेंट्स खरीद रहे हैं, मतलब कि ब्राउन राइस महंगी होगी तो हम ब्राउन राइस नहीं लेंगे, हम वही उबले हुए चावल ही अपने खाएंगे। तो ये भी आप बता दें कि सस्ते में भी बहुत कुछ हो सकता है। सस्ते में बहुत, देखें आपने भी बॉयल चावल की बात की, मैं आपको बड़ी अजीब एग्जांपल दूँ। द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू समबडी, हमारे यहाँ चैलेंज ये हो गया कि जो कि हेल्दी खाने थे, a few weeks back I went to one of the पराठा वालास and I found out कि कराची में जितने पराठे, जो हम तवा पराठा लेते हैं, उसके अंदर चीनी है। Why do we have to have sugar? बट वो हुआ ये कि बिकॉज टेस्ट डेवलप कराने के लिए उसमें शुगर डालिए, कि शुगर नहीं हो तो वो फीका लगेगा। मेरे घर पे वन ऑफ माई हाउस हेल्प wanted 4 teaspoons of sugar
सो वाई ये कि चार, इसका मतलब तो आप चाय नहीं पी रहे, आप शरबत ही पी रहे हैं, राइट? हाँ, बट वो मतलब चीनी में थोड़ी सी चाय डाल रहे हैं आप। अब इतना ज़्यादा हमने अपना लाइफस्टाइल को एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे ले गए थ्रू सेल्फ केयर। व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी वांट टू से इज कि हम अपनी लाइफ का, अपने हेल्थ का ख्याल, कंट्रोल रखना शुरू करें। कंट्रोल किस तरह होगा? प्रॉपर मेडिकेशन जब बीमार पड़े डॉक्टर के पास। अदरवाइज जहाँ सेल्फ केयर है उसके अंदर वाइटामिन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने पड़े। मैंने भी आपको 2 मिनट पहले एक बात की कि 1 out of 2 वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम कैल्शियम डेफिशिएंसी। दिस मीन्स वील हैव टू हैव कैल्शियम सप्लीमेंट। अच्छा, अब एक और लेवल पे चले जाते हैं, बिल्कुल बेसिक हाइजीन पे आते हैं। वी डिड अ स्टडी, पाकिस्तान में देयर इज अ लार्ज पॉपुलेशन जो दिन में 2 बार टूथब्रश ही नहीं करते। सब जब डेंटल हाइजीन जो है वो तो और बेसिक है ना। अब अगर आपको कहूँगे अगर खाने और एक्सरसाइज, अगर हम 2 बार ब्रश नहीं कर रहे तो दिस मीन्स दैट वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन ओरल हाइजीन। एंड व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस? ओरल हाइजीन। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको दांत से खून गम से ब्लीडिंग गम्स है आपके, आप स्पिट कर रहे हैं, अगर खून आ रहा है तो दिस मीन्स देयर इज अ साइन कि आपके गम्स की हालत अच्छी नहीं है। गो फॉर अ स्पेशलाइज्ड टूथपेस्ट। अच्छा, ये बताएं कि हेलियन जो है एज अ कंपनी, मतलब ये किस तरह आप प्रमोट कर रहे हैं कि लोगों को ये रियलाइजेशन हो कि अगर ये 2-4 चीज़ें हो रही हैं तो दिस कुड परहैप्स लीड टू समथिंग, तो आप इसको अभी रोकें, अभी उसको टेक केयर करें। और ये बड़े मास लेवल पे होना पड़ेगा। समथिंग एज बेसिक एज दांत ना ब्रश करना, मतलब लगता है ना कि हम किसको बताएंगे, किसको नहीं पता होगा, लेकिन अपेरेंटली नहीं पता। So Haleon is the largest self-care company in the world and the largest self-care portfolio in Pakistan as well. We are listed on the stock exchange. हमें 2 साल हुए हैं। इन 2 साल के अंदर इस 2 साल से पहले we are a combination of 3 big companies, GlaxoSmithKline, Novartis and Pfizer. इन तीनों कंपनीज का जो OTC पोर्टफोलियो था वो अब हमारे पास। What we have been doing is हमारी मुख्तलिफ tiered approach है। We are working with the doctors, we are working with pharmacists, we are working with general public and prospective consumers या customers या patients. डॉक्टर्स के साथ आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमने एक वेबिनार किया था जिसमें डॉक्टर की अवेयरनेस या एजुकेशन पे वी हैड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रोकन बाय अस, जिसमें एक वक्त में पाकिस्तान में 5 या 6 में से 1 डॉक्टर वर देयर ऑनलाइन। पाकिस्तान में तकरीबन 58,000 डॉक्टर्स हैं, 13,000 रजिस्ट्रेशन थी and more than 9,000 were there online at one point of time for the training. Okay. So that we did. Other than that, we go to the doctors, उनकी development पे बहुत सारी जो needs हैं उनकी भी, because obviously medicine is one area जहाँ पे आपको अपने आप को upgrade करना। So we work with the doctors. Pharmacists, पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा एक smudged वो है कि pharmacist, chemist या shopkeeper, but you know in the developed world pharmacist is always there that recommend. फार्मेसी एजुकेशन पे भी हमने बहुत काम किया। वी आर वर्किंग विद फार्मासिस्ट सो दैट डायग्नोसिस तो डॉक्टर ने करना है, बट दवा कितनी देनी है, किस मिकदार में देनी है, कितनी उसकी रेपरकशंस, डिपेंडेंसीज विद दूसरी बीमारियां, दैट इज द वर्क ऑफ अ फार्मासिस्ट। सो वी आर वर्किंग विद देम। देन इन टर्म्स ऑफ जनरल पब्लिक वी आर वर्किंग ऑन जो हमारा बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट है, द लार्जेस्ट इन पाकिस्तान, जो हम फ्री BMD कैंप्स करते हैं एंड वी टेल पीपल आपकी बोन की हालत क्या है, क्या ये ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ तो नहीं जा रहे आप, आपको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है, कितना लेना है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। Even on the brand like CAC1000 that's relevant, but Sensodyne, Parodontax, these are our brands and relevant education पे भी हम consumers के साथ। साहब ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे काफी बात और भी हो सकती है, लेकिन that is all the time we have for today. लेकिन एटलीस्ट हमने आपको पॉइंटर्स दे दिए हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ख्याल करें, और प्लीज सेल्फ मेडिकेशन कुछ और है, सेल्फ केयर कुछ और है, इन चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना। हारून साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा जी, खेलों के मैदान से तो हमें खट्टी मीठी खबरें जो हैं वो मिलती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, क्योंकि कभी बाकी स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे होते हैं और क्रिकेट में बुरा कर रहे होते हैं, तो ये होती है खट्टी और मीठी। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जहां मौका मिलता है हमारे लिए अच्छी खबरें लाते हैं। बर्तानिया में 11th से 22 जुलाई तक इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड मुनक्किद किए गए, जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ग्रुप ने ना सिर्फ हिस्सा लिया, खूब मेडल समेटे हैं इन्होंने। एब्सोल्युटली जी, आपको बता दें कि किस किस ने मेडल्स समेटे हैं जी। रजी हसन ने सिल्वर, अहमद भट्टी ने ब्रॉन्ज, जबकि महद आरिफ ने ऑनरेबल मेंशन हासिल किया है। और इन बच्चों की वजह से हमें ये पता चल गया है कि स्टेम की फील्ड में हमारा फ्यूचर जो है ना पाकिस्तानियों का, वो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया रजी हसन ने और अहमद भट्टी ने। क्या हाल है आप लोगों का, किधर हैं भाई? जल्दी से दिखाएं इनकी तस्वीरें हमें, ताकि हम इनको फॉर्मली मुबारकबाद दे सकें।
भाई महद आरिफ और अहमद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। महद, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। और अहमद, आपको भी बहुत मुबारक हो दोनों को। अच्छा अहमद, सबसे पहले तो आपसे बात का आगाज़ करते हैं, कितने स्टूडेंट्स होंगे? बिकॉज हम ये सोच रहे हैं कि बहुत दुनिया से ये इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया होगा। हाँ, ये इस ओलंपियाड में 100 से ज़्यादा ममालिक थे और 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स। वाह, आप किस ग्रेड में दोनों? मैं ग्रेड 10 में हूँ। आप ग्रेड 10 में हैं। वंडरफुल। सो ये क्या क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया होता है? पहले यहाँ पे बैठ के कुछ टेस्ट वगैरह दिए जाते हैं, फिर आप यहाँ इस लेवल तक पहुँचते हैं, मतलब कितने स्टेप का ये प्रोसेस है? पहले वो एक NSTC टेस्ट होता है जो सारे पाकिस्तान के सारे मेजर सिटीज़ में होता है, आप अपने शहर में दे सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें से तकरीबन 50 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं और फिर आगे जाके उन स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग होती है और फिर और टेस्ट होते हैं जिसमें से आखिरकार 6 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। अच्छा महद, ये बताएं, ऑनरेबल मेंशन, मतलब ये बड़ी ऑनरेबल बात है आपके लिए, किस तरह ऑनरेबल मेंशन का क्या मतलब होता है? मतलब हमें पता है गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तो हो गया, और उसके बाद कितने मेंशंस होते हैं? तो जो भी प्राइस होता है, हर प्राइस का एक कट ऑफ होता है कि आप इतने एटलीस्ट इतने मार्क्स होंगे तो ये प्राइस है। तो प्राइस हर रेंजेस है, हर रेंज के दौरान एक प्राइस है। तो ऑनरेबल मेंशन से ये है कि अगर आपने एक प्रॉब्लम जो है, हर प्रॉब्लम के 7 पॉइंट्स होते हैं, तो अगर आपने एक प्रॉब्लम कंप्लीट सॉल्व किया है तो उसकी आपको ऑनरेबल मेंशन मिलती है। अच्छा, अब इसकी आप लोग पहले जब शॉर्ट लिस्ट होते हैं, कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, कुछ ट्रेनिंग में क्या आपको बताते हैं? क्योंकि हमने भी जाहिर है मैथ्स में बड़ी स्ट्रगल की है ज़िंदगी में, अभी तक कर रहे हैं। सो अब जब हम देखते हैं जो ये SATs वगैरह होते हैं, इसमें आप ट्रिक्स कुछ आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आप जल्द उस आंसर तक पहुंच सकें? तो मैथ में ऐसा है कि ओलंपियाड मैथ के अंदर ज़्यादातर जो ट्रिक्स होती हैं वो आप प्रैक्टिस सीखते हो। तो जितनी आपने ओलंपियाड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस की होती है तो उतनी अच्छी आपकी उन ट्रिक्स के ऊपर ग्रिप होती है। ट्रिक्स एग्जिस्ट करती हैं लेकिन सिर्फ उनके लिए जिन्होंने उसके ऊपर ग्रिप बनाई हुई हो, जिन्होंने उस पर प्रैक्टिस की हुई हो। और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं या फिर आपको इतनी तैयारी करा देते हैं कि आपको पता होता है कि इसी तरह के सवाल आएंगे? जो सवालों की डिफिकल्टी होती है वो स्टैंडर्ड होती है, इनके हर IMO के अंदर जो प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3 उनकी डिफिकल्टी फिक्स्ड होती है कि प्रॉब्लम 1 आसान होगा, फिर प्रॉब्लम 2 मुश्किल होगा, प्रॉब्लम 3 हार्ड होगा। और जो उनके अंदर कॉन्सेप्ट की जरूरत है, जो थ्योरी होती है वो सबको आ रही होती है, लेकिन जो एप्लीकेशन होती है थ्योरी की सिर्फ वो मुश्किल होती है। तो अहमद आप बताएं। मैंने अहमद से पूछना है कि इसकी तैयारी कैसे होती है? अब आपको पता चल गया है, आप क्वालिफाई कर गए हैं, आप जा रहे हैं और ये पूरा एक वर्ल्ड कंपटीशन ही समझे, 100 मुल्कों से तो आए हुए हैं स्टूडेंट्स, 600 बच्चे हैं, तो किस लेवल की तैयारी होती है और कौन आपको कोच करता है? यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे वो कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सिटी ने हमारे वो लेसन्स ऑर्गेनाइज किए थे और हमारे ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया था, तो उससे हम पढ़ते हैं। और उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए जैसे महद ने बताया बहुत अच्छा है कि प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना। अच्छा, कोई पुराने कोई पाकिस्तानी विनर्स हैं जिनसे आपकी कोई मुलाकात हुई हो या फिर ये पहली बार ही हुआ है कि पाकिस्तान ने ये इतने मेडल्स लिए हैं? पाकिस्तान ने पहले भी सिल्वर मेडल लिया है और इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल भी लिए हैं पहले। हाँ, और आपने माशाल्लाह उस रिवायत को कायम रखा है। आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट, अब जब आप क्लास 2 में आपसे पूछते थे या क्लास 5 में, आप दोनों से पूछूंगा कि क्या है, तो आप दोनों कहते थे मैथ्स? मैथ्स ही। मैथ्स ही। हाँ, वो मतलब यू हैव टू बी टोटली इन इट। तो आप बताएं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप बता रहे हैं आप 10th ग्रेड में हैं, ये बड़ा डिसाइसिव टाइम होता है। तो अब क्या इस विन ने ये डिसाइड कर लिया आपके लिए कि आपने क्या PhD करनी है आगे मैथ में, क्या करना है? अहमद अभी पूरा डिसाइड नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोई मैथ्स रिलेटेड करियर में जाऊँ। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, ऑडिटर बन सकता है, तो क्या है ऐसा कुछ हो सकता है? जैसे मैथ्स रिसर्च भी होती है। मैथ्स रिसर्च भी होती है और उसके अलावा लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी काफी रिलेटेड है मैथ्स से। ऑफ कोर्स, बिल्कुल है। CSS वेरी, फिर इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं, बड़ी अच्छे इकोनॉमिस्ट की जरूरत है। किधर अपने आप को देख रहे हैं अगले 10 सालों में? मैं तो पहले चाहता हूँ कि पहले IMO में अच्छा परफॉर्म किया जाए और मेडल लिए जाएँ और उसके बाद अच्छी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन होगी
तो आगे करियर खुद ही बन जाता है। तो आप दोबारा भी आईमो में करना चाह रहे हैं पार्टिसिपेट? जी वंडरफुल जी, क्या जबरदस्त। थैंक यू महद आरिफ, अहमद भट्टी, बहुत बहुत मुबारक हो, और आपके पेरेंट्स को भी बहुत मुबारक हो जिन्होंने डेफिनेटली हर पता है ये हर किसी की कंट्रीब्यूशन होती है। जहाँ बच्चे जो हैं हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इतना ज़बरदस्त ब्रिलियंटली परफॉर्म करते हैं ना, अकेले तो जाके माँ बाप ने हेल्प की होगी, माएँ अच्छे खाने शाने बना के दे रही होंगी बच्चों को, कोई बादाम वगैरह की रिटेंशन भी हो, फिर ट्रेनर्स हैं, कोचेज़ हैं, फिर इनकी वर्कशॉप्स हुई हैं और फाइनली ये जाके जीते हैं। सो इट्स नॉट अ शॉर्ट स्मॉल प्रोसेस, इसमें काफ़ी मेहनत है। हाउ कूल इज़ दैट। तो यानी हमारे स्पोर्ट्स में भी अच्छे कर रहे हैं यंगस्टर्स, और हमारे ये स्टेम में भी दे आर डूइंग। हमारे इर्द गिर्द इतना सब कुछ है कि हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम ये अच्छी चीज़ें चुन चुन कर आपके सामने लाएं, क्योंकि बाकी सारा दिन तो आपने टीवी पे नेगेटिविटी देखनी है। हाँ सीरियसली, एक्सेप्ट फॉर आवर शो ऑफ कोर्स। देखिए एक दफ़ा फिर शो से ख़त्म होने से पहले आपको बता दें कि सेल्फ केयर डे जो है ये मनाया जा रहा है, और प्लीज़ पाकिस्तानियों वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ आवर हेल्थ एंड वी हैव टू टेक इट सीरियसली। तो ये डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। एक्सरसाइज द वुमेन आउट देयर, आप बेशक यंग गर्ल्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अपनी आदत डाल लें कि आपने वॉक वगैरह करना है। इफ़ यू आर ओल्डर एंड इफ़ यू फील कि जी हम बहुत बिजी हैं, बच्चे भी हैं घर में, कुकिंग भी करनी है एंड ऑल दैट, टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। इन दी एंड वो रिवॉर्ड आपकी फैमिली के लिए बेहतर होगा। हाँ, अगर आप अपना अपने एटलीस्ट दांतों के ख्याल से तो हम शुरुआत कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको कैल्शियम की कमी है तो आप प्लीज़ किसी डॉक्टर की मदद से ज़रूर कोई सप्लीमेंट वगैरह इस्तेमाल करें। विटामिन डी कितना डेफिशिएंट होता है हमारे लोगों में, इसका अंदाज़ा नहीं है। बाल आपके गिर रहे हों, लेथार्जिक आप हो, विटामिन डी कम होता है। ये हाथ शाथ में लाना, खांसी कर रहे हैं तो आप ज़रा उसको करें, मतलब यू हैव टू रियली बी वेरी अवेयर। Just take care of yourself. We're going to see you tomorrow, inshallah. Bye.